कहानी टीवी। आइसक्रीम वाले की सफलता। एक गांव में बिरजू अपने परिवार के साथ रहा करता था। बिरजू की एक बेटी थी जिसका नाम रीमा था। रीमा बहुत ही सुंदर थी। इसी के साथ वो ज्यादा जिद्दी भी थी। वो अक्सर करके अपने पिता से कोई ना कोई चीज मंगवाती ही रहती थी। पर बिरजू काफी गरीब था, जिस वजह से वो रीमा की हर जिद पूरी नहीं कर पाता था। एक बार रीमा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए नया खिलौना ले आइए ना। सभी बच्चों के पास नए खिलौने हैं। बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें रोजाना नए खिलौने ला सकूं। अभी कुछ दिन पहले तो लाकर दिया था। तभी वहाँ पर रीमा की माँ गीता आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, देखिए ना माँ, पिताजी खिलौने नहीं ला रहे। अरे बेटी, समझा कर, हम लोग गरीब हैं। ये सुनकर रीमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाकर बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि आइसक्रीम वाला आता है। आइसक्रीम वाले को देखकर वो कहती है, माँ, आइसक्रीम आया है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। पिताजी, आइसक्रीम दिलवाइए ना। आइसक्रीम वाले को देखकर बिरजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अपनी जेब से 5 रुपए निकालता है और रीमा को दे देता है। लो बेटा, आइसक्रीम ले आओ जाकर। पैसे को लेकर रीमा बहुत खुश हो जाती है और आइसक्रीम लाकर खाने लगती है। पर एक आइसक्रीम से रीमा का कुछ नहीं होता और वो अपने पिता से फिर कहती है, पिताजी, और पैसे दीजिए ना, मुझे और आइसक्रीम खानी है। अरे बेटी, मेरे पास पैसे नहीं है, कल खिलाऊंगा तुम्हें आइसक्रीम। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। मेरा और मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का। इस पर गीता उसे पैसे दे देती है और कहती है, अब मत मांगना पैसे, अब हमारे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर रीमा वहां से चली जाती है और दूसरी आइसक्रीम ले आती है, फिर खाने लगती है। रीमा को इस तरह आइसक्रीम खाते हुए देख वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर बिरजू काफी दुखी था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने घर के हालात कैसे सही करे। वहीं रीमा को आइसक्रीम खाते हुए देख उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी आइसक्रीम बेचने लगूं, जिससे शायद मेरे घर के हालात सही हो जाएं और इस तरह करके रीमा को भी आइसक्रीम मिलती रहेगी। वैसे भी अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं। यही सोचकर वो अपनी पत्नी गीता से कहता है, सुनो गीता, मैं सोच रहा हूँ कि कोई काम धंधा खोलूं, क्योंकि मजदूरी से तो हमारा घर चलने वाला नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, पर काम क्या डालेंगे? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग आइसक्रीम बनाने का काम खोलें। तुमने देखा रीमा किस तरह आइसक्रीम खा रही है और बच्चों को भी आइसक्रीम कितनी पसंद है। आप ठीक कह रहे हैं, वैसे भी गर्मियों का सीजन चल रहा है, पर इसके लिए फ्रिज वगैरह कहाँ से आएगा? आइसक्रीम जमाने के लिए तो हमें फ्रिज चाहिए ना। ये सुनकर बिरजू परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे। इस पर उसने कहा, ठीक है, हम कोई दूसरा काम देखते हैं, क्योंकि आइसक्रीम बनाने के लिए तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। ये कहकर बिरजू अपने घर से निकल जाता है। बिरजू काफी परेशान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे वही आइसक्रीम वाला दिखता है। बिरजू अपनी जेब देखता है तो उसमें अभी 5 रुपए बाकी थे। वो उसी आइसक्रीम वाले के पास जाता है और कहता है, अरे भैया, एक आइसक्रीम तो देना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। ये कहकर आइसक्रीम वाले ने उसे एक आइसक्रीम दी। जब बिरजू ने देखा कि वो आइसक्रीम एक बर्तन में रखे हुए था, इस पर बिरजू ने कहा, अरे भैया, ये आइसक्रीम पिघलती नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई फ्रिज भी नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो इसी में आइसक्रीम जमाता हूँ और इसी में रखता भी हूँ। क्या इसमें ही आइसक्रीम जम जाती है? पर कैसे जमती है? अरे भैया, इसके नीचे कच्ची बर्फ होती है, जिससे आइसक्रीम 2-3 घंटों में जम जाती है और ये तरीका फ्रिज से भी अच्छा है। ये सुनकर बिरजू बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब उसे आइसक्रीम बनाने का तरीका मिल गया था, वो भी सस्ते रुपए में। इसके बाद वो घर आता है और वो गीता से कहता है, अरे गीता, सुनो ना, अब हम लोग आइसक्रीम बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता लग गया है हम बिना फ्रिज के भी आइसक्रीम जमा सकते हैं। ये सुनकर गीता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन ही बिरजू सारा सामान ले आता है। पर सामान लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो पैसे उधार लेता है। उसके बाद बिरजू आइसक्रीम बनाना शुरू कर देता है। वो पानी में रंग मिलाकर और कुछ फ्लेवर बनाकर आइसक्रीम बनाना शुरू कर देता है। उसे पता था कि उसका गांव गरीब था,
जिस वजह से बच्चे महंगी आइसक्रीम नहीं ले पाएंगे। इसलिए उसने आइसक्रीम बेचना 2 रुपए से शुरू किया। इसके बाद उसने अपने घर के बाहर ही आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। बच्चों ने जब आइसक्रीम का नाम सुना तो वो लोग दौड़कर बिरजू के पास आए और उन्होंने आइसक्रीम खरीद ली। उस दिन बिरजू की काफी अच्छी बिक्री हुई। वहीं रीमा ने अपने पापा बिरजू से कहा, पापा मुझे भी आइसक्रीम दो ना। हाँ हाँ रीमा, अभी रुको, मैं तुम्हें भी आइसक्रीम देता हूँ। ये कहकर बिरजू ने रीमा को 2 आइसक्रीम दी। रीमा ने जब आइसक्रीम खाई तो वो बहुत ही खुश हो गई। अरे वाह पापा, आपकी आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है। ये सुनकर बिरजू बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद बिरजू ने अगले दिन भी इसी तरह से आइसक्रीम जमाई। धीरे धीरे करके बिरजू की काफी अच्छी बिक्री होने लगी। एक दिन उसके घर पर कुछ रिश्तेदार आए। जब उन्होंने बिरजू को आइसक्रीम का काम करते हुए देखा तो वो काफी हैरान हुए। अरे बिरजू, तुमने ये काम कब से शुरू कर दिया? अरे भाई, अभी शुरू किया है। तुम लोग भी आइसक्रीम खाकर देखो और बताओ कैसी क्या बनी है। शायद तुम लोगों के सुझाव से कुछ अच्छा हो जाए। हाँ जरूर लाओ, हम भी आइसक्रीम खाकर देखते हैं भाई। इसके बाद बिरजू ने उन्हें भी आइसक्रीम दी। आइसक्रीम खाकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। अरे वाह बिरजू वाह, तुम्हारी आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है भाई। क्यों ना तुम ये आइसक्रीम हमारी तरफ भी बेचने लगो, बहुत मुनाफा होगा। इतनी टेस्टी आइसक्रीम तो मैंने कब से नहीं खाई थी। मुझे तो अपने बचपन की भी याद आ गई। तो मेरी बात मानो, तुम हमारे यहाँ भी आकर बेचो, तुम्हारा धंधा खूब चलेगा। तुम्हारी आइसक्रीम में स्वाद है भाई। पर ये कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ यही आइसक्रीम बेच सकता हूँ। अभी मेरा काम इतना बड़ा नहीं है। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो, पर तुम्हारी आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है और सस्ती भी है, जिस वजह से ये बहुत बिकेगी भाई। ये सुनकर बिरजू बहुत ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद उसके रिश्तेदार वहां से चले गए। इस पर बिरजू ने कहा, कहे तो ठीक रहे थे, मुझे अपनी बिक्री बढ़ा लेनी चाहिए। और जैसे कि आइसक्रीम गांव के लोगों को तो पसंद आ रही है, बाहर के लोगों को भी पसंद आएगी। आखिर कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। हाँ, पर आप बढ़ाएंगे कैसे? मैं ऐसा करूंगा, अपनी आइसक्रीम को ज्यादा जमा लूंगा और दूसरे लोगों को सेल करूंगा, जिससे ये और ज्यादा बिकेगी। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, इससे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर बिरजू बहुत खुश हुआ और इसके बाद उसने ज्यादा आइसक्रीम जमानी शुरू कर दी और फिर वो लोगों को सेल करने लगा, जिससे धीरे धीरे करके उसकी बिक्री और ज्यादा बढ़ गई और इस तरह वो सफल आइसक्रीम वाला बन गया। वहीं अब वो अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी कर पाता था, जिससे बिरजू काफी खुश था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार नहीं मानते हैं तो हम अपने काम में जरूर सफल होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं। बुढ़िया का ढाबा। एक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही बूढ़ी थी, जिस वजह से वो घर के काम सही से नहीं कर पाती थी। वहीं उसकी बहू उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास कमला उसके साथ रहे। इस वजह से वो अपने पति से उल्टा सीधा कहा करती थी। मैंने कितनी बार कहा है अपनी माँ को उठाकर फेंक दो, पर तुम इन्हें बाहर निकालते ही नहीं हो। तुम कैसी बात कर रही हो? ये मेरी माँ है, ये इनका घर है। मुझे कुछ नहीं पता है। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे बहू, तू ऐसे क्यों कह रही है? आखिर मैं तेरी सास हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मेरी सास हो, इसीलिए ऐसे कह रही हूँ, वरना अभी तक उठाकर फेंक दिया होता। मुझसे नहीं झेला जाता है। एक तो तुम कोई भी काम नहीं करती हो। अरे बहू, इस उम्र में मुझसे कोई काम नहीं होता है, पर तुम जो भी बताती हो वो तो कर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। और ये कहकर मोहिनी अंदर चली जाती है। मोहिनी के अंदर जाने के बाद राजेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। और वो अपनी माँ से कहता है, आप चिंता मत कीजिए माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो भी अंदर चला जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था।
कमला काफी अच्छा खाना बनाया करती थी, जिस वजह से उसकी बहू मोहिनी हमेशा उसी से खाना बनवाती। पर एक दिन राजेश किसी काम से शहर चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर मोहिनी अपनी सास को घर से निकाल देती है। अब कमला के पास कोई भी सहारा नहीं था, वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आप मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हैं? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। और ये कहकर वो गांव में इधर उधर भटकने लगती है। सभी गांव वाले कमला को देखकर उस पर तरस खा रहे थे। हे भगवान, इनकी बहू कितनी बुरी है जो इस बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। अब भला इनकी देखभाल कौन करेगा? वहीं कमला भी काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वो देखती है कि एक ढाबे पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो उससे भी काफी ज्यादा उम्र का था। उसे देखकर वो उसी ढाबे पर चली जाती है और जब बूढ़ा आदमी कमला को देखता है तो उससे कहता है, हाँ, लगता है तुम्हारी बहू बेटे ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए तुम इतनी दुखी लग रही हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मेरे बेटे की इसमें गलती नहीं है। वो तो यहाँ है ही नहीं। मेरी बहू ने ही मुझे निकाल दिया। चलो, अब कोई बात नहीं, भूख लगी है तो खाना खा लो। भूख तो लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे अपने ढाबे के लिए खाना बनाने वाला चाहिए। क्या तुम खाना बना सकती हो? हाँ, मैं तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। तो बस हो गया काम, तुम्हारा भी गुजारा होता रहेगा और मेरा भी। और इस तरह कमला उस ढाबे पर खाना बनाने लगती है। वहीं जब से कमला ने खाना बनाना चालू कर दिया था, वो ढाबा काफी अच्छा चलने लगा था, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी खुश हो जाता है और लोगों की कमाई काफी ज्यादा होने लगती है। वहीं अब वो ढाबा बुढ़िया का ढाबा कहलाने लगता है। पर एक दिन की बात है, अचानक बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कमला से कहता है, सुनो, मुझे नहीं लगता है मैं अब बच पाऊंगा, तो अब से तुम इस ढाबे का ख्याल रखना, ये सब अब तुम्हारा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे पता है अब मैं नहीं बचूंगा। और ये कहकर वो मर जाता है, जिस वजह से कमला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। भले ही वो पराया था, पर उसने कमला को कभी भी पराया महसूस नहीं कराया। पर कमला ने अपने आप को संभाला और उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कमला ढाबे को चलाने लगी। अरे वाह माँ, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा ही जादू है। अगर तुमने ढाबा नहीं खोला होता तो पता नहीं हमें तुम्हारे हाथ का खाना कैसे खाने को मिलता। हाँ सुरेश, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे बेटा, मेरे हाथों में जादू नहीं बल्कि हुनर है। इसी वजह से मैंने बरसों से खाना बनाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा, इसीलिए तो हम तुम्हारे ढाबे पर आते हैं। और इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब राजेश घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ अब वहाँ नहीं थी, जिससे राजेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं 2 महीने के लिए शहर क्या चला गया, तुमने मेरी माँ को घर से ही निकाल दिया। आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप अपनी माँ के पीछे मुझसे लड़ेंगे? हाँ, मैं अपनी माँ के पीछे तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया है, ना कि तुमने। निकल जाओ मेरे घर से, ये घर मेरी माँ का घर है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। जैसे मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, वैसे ही मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं था। पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी। तुम औरतों के नाम पर कलंक हो। अब मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझसे गलती हो गई। अब मैंने सोचा आपको खुशी होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे खुशी होगी? ये सुनकर मोहिनी काफी दुखी होती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
क्योंकि जब कमला थी तो वो उसके साथ हाथ भी बटाया करती थी, पर अब मोहिनी को सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था, जिस वजह से वो काफी दुबली भी हो गई थी। इस पर राजेश मोहिनी से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम रहो इस घर में, मैं चला अपनी माँ के पास। और ये कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। राजेश को जाता देख मोहिनी काफी दुखी हो जाती है। वहीं राजेश पूरे गांव में अपनी माँ को ढूंढता है और उसे पता लगता है कि एक जगह पर बुढ़िया का ढाबा खुला हुआ है। ये सुनकर वो उसी ढाबे पर चला जाता है। वो अपनी माँ को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब कमला अपने बेटे को देखती है तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और राजेश अपनी माँ के पास आता है और उसके गले लगकर रोने लगता है और फिर उससे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं उसे छोड़कर आया हूँ माँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। अरे बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी पत्नी है। नहीं माँ, वो मेरी पत्नी नहीं है, उसने आपके साथ गलत किया है, उसे इसकी सजा मिलनी ही थी। तभी वहाँ पर मोहिनी भी आ जाती है और वो कमला के पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना था। अरे बहू उठो, इस तरह पैरों में मत पड़ो। नहीं माँ जी, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तो पैरों से उठ जाओ। और इसके बाद मोहिनी पैर छोड़ देती है। इस पर कमला कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और अब से हम लोग भी आपका ढाबा चलाया करेंगे। ये सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी लोग घर चले जाते हैं। वहीं अब उसकी बहू मोहिनी और उसका बेटा भी उसका ढाबा चलाने में मदद करते थे। वो लोग सुबह जाते थे और शाम को ढाबा बंद करके चले आते थे। अब कमला बहुत ही खुश थी कि उसका परिवार फिर से पहले जैसा हो चुका था। अब इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ का दिल दरिया होता है। वो अपने बच्चों के व्यवहार को नजरअंदाज करके उन्हें अपने साथ ही रख लेती है। इसलिए माँ भगवान का रूप होती है। बच्चों को अपनी माँ का सम्मान और उनका आदर करना चाहिए।